नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिस राज्य के नवाचार एवं केस स्टडीज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है केरल। मतलब हम केरल राज्य के नवाचारों को आपके साथ साझा कर रहे हैं जो केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा ही हमें प्राप्त हुए। वहां के शिक्षकों ने क्या नवाचार दिए, क्यों, क्या खासियत थी इन नवाचारों में और क्यों इन नवाचारों को चयनित किया गया, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पे बने रहिए, जहां पे हम आज आपसे गोवा राज्य के केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत 4 नवाचार आपके साथ साझा करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये इनोवेटिव आइडिया हम केरला राज्य के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त है और वो हम आपसे साझा करेंगे। हम ZIIEI प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार एक प्रोग्राम के तौर पर अगर देखें तो इसके तहत ये एक मंच है जो शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के द्वारा ही, जिसमें हम शिक्षकों के पास जाते हैं, उनसे उनके इनोवेटिव आइडियाज लेते हैं जो हो सकता है उनके विद्यालय या उनके ब्लॉक तक ही सीमित है। ऐसे टीचर्स से मिल करके उनके इनोवेटिव आइडियाज हम प्राप्त करते हैं और उन इनोवेटिव आइडियाज को हम सिर्फ उनके विद्यालय, उनके ब्लॉक, उनके जिला, उनके प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु देश भर के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ही देखिए केरल राज्य के इनोवेटिव आइडिया सुदूर एकदम दक्षिणी राज्य भारत का केरल के इनोवेटिव आइडियाज को हम देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है या हमें पता है और आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि सर प्रदेश अलग हो सकते हैं, जिले अलग हो सकते हैं, ब्लॉक्स अलग हो सकते हैं, गांव अलग हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस है या चुनौतियां जस की तस है। 19-20 हो सकती है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम या यहाँ ज्यादा यहाँ कम, लेकिन यकीन मानिए है परिस्थितियां लगभग एक सी। जब परिस्थितियां एक सी हैं, चुनौतियां एक सी हैं, तो फिर उनके समाधान भी एक से ही होंगे। अब वो समाधान चाहे केरल से प्राप्त हो, तमिलनाडु से प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो, मध्य प्रदेश से प्राप्त हो, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हो, सिक्किम से प्राप्त हो या गुजरात से प्राप्त हो, फर्क तो ये पड़ता है कि उन इनोवेटिव आइडियाज से फायदा क्या है हमारे विद्यार्थियों के लिए और कैसे बच्चों के, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार होता है। और इसी थॉट के साथ ये इनोवेटिव आइडिया सब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ इस वेबिनार के माध्यम से। मैं इनोवेटिव आइडियाज और केस स्टडी आपके साथ साझा करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है इस केस स्टडी से संबंधित या फिर इन नवाचारों से संबंधित जो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा, या फिर ZIIEI एज अ प्रोग्राम से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई एक्सपीरियंसेस है, आपके पास कोई अनुभव है जो आपको लगता है कि हमारे साथ साझा करना चाहिए, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं और इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों, उन तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें किसी भी ऑनलाइन माध्यम जैसे कि फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप निश्चित तौर पर डायरेक्टली हमसे प्रश्न कर सकते हैं या फिर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न या फिर अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आप हमें जूम पे देख रहे हैं तो आप सीधे तौर पर हमसे संवाद बोल करके कर सकते हैं, अपने अनुभव बोल करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप भी हमसे जूम के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में आपको कमेंट बॉक्स पे आईडी दिखेगी, उस आईडी पे क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं और फ्यूचर में भी उसी आईडी का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है न्यू एज टीचिंग टेक्निक या हिंदी में अभिनव शिक्षण तकनीक। अभिनव शिक्षण तकनीक अगर हम इससे तोड़ें, इसका संधि विच्छेद करें इस पूरे सेंटेंस का, तो आपको मिलेगा अभिनव। 3 शब्द में मिलते हैं, अभिनव, शिक्षण और तकनीक। मतलब नया, शिक्षण मतलब सिखाने का, तकनीक मतलब तरीका, मतलब सिखाने का नया तरीका। क्यों बात होती है सिखाने के नए तरीके की, न्यू टेक्निक्स की? क्यों हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे हट करके मॉडर्न अप्रोच
अपनाई जाए, जिससे बच्चों के लिए लर्निंग और कॉन्क्रीट हो सके, ज्यादा उत्साहवर्धक हो सके, ज्यादा मनोरंजक हो सके, और बच्चों को ज्यादा आसानी से सब्जेक्ट या टॉपिक या विषय वस्तु समझ में आ जाए। टीचर ने कहा कि सर बट हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाते हुए ऐसा नहीं कि इस प्रोफेशन में हमें इंटरेस्ट नहीं था, हमें इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट था, इसीलिए हम इस टीचिंग के प्रोफेशन में आए। लेकिन कोई भी काम, कोई भी चीज आपको कितनी ही पसंद हो, जब आप रोज रोज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बोरियत या मोनोटोनी आ जाना स्वाभाविक है। मैंने कहा सर हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से पढ़ा रहे हैं, रोज रोज वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस पढ़ाना, वही पाठ पढ़ाना, अब तो ये स्थिति बन गई कि हमें किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम कक्षा में जाते हैं और अपने आप उस पाठ को बिना किताब का इस्तेमाल किए पढ़ा देते हैं, क्योंकि सारी चीजें रट सी गई। टीचर ने कहा सर कुछ एहसास होता है कि कुछ नया कहाँ है, कुछ नयापन कहाँ मिसिंग है। यही बात बच्चों पे भी लागू होती है। रोज रोज सेम रूटीन को सेम तरीके से पढ़ते हुए क्लास आए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, घर चले गए, होमवर्क, फिर सो गए, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, फिर सो गए, फिर सुबह स्कूल आया, फिर सेम रूटीन, कुछ नया कहाँ है। और अगर हमें नया नहीं मिलेगा, कुछ एडवेंचरस नहीं मिलेगा, कुछ अट्रैक्टिव नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे अपने आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को कम होने लगता है। दूसरा, सरकार ने बच्चों को विद्यालय लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे मध्याह्न भोज दिया, किताबें दी, कपड़े दिए, ड्रेसेस दिए, शूज दिए, साइकिल इत्यादि मुहैया कराई, जिससे बेशक नामांकन दर में तो वृद्धि हुई, लेकिन इस नामांकन दर को उपस्थिति में बदल पाना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। और हम एक शिक्षक के तौर पे कितना भी प्रयास कर ले, अगर विद्यार्थी विद्यालय नहीं आएगा तो हम उसे शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा तो तब दे पाएंगे ना जब बच्चा स्कूल आएगा, जब बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा तो हम उसे शिक्षा कैसे दे सकते हैं। और बच्चों के स्कूल ना आने का बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता सब्जेक्ट में, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता उस टॉपिक में, कि टीचर आए, क्लास में एंटर किया, चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ाया और उसके बाद वापस चले गए। वो जो चॉक टॉक मेथड है उससे कहीं ना कहीं बच्चों में वो इंटरेस्ट, वो रुझान नहीं आता, और बहुत जल्दी वो ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और बोर हो जाने के कारण, इंटरेस्ट ना आने के कारण धीरे धीरे विद्यालय आने से भी कतराने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसमें पहला इनोवेटिव आइडिया मैं आपसे, या पहला नवाचार मैं आपसे जो साझा करूंगा, उसका नाम है द पपेट शो, या फिर पुतलियों का शो। कठपुतली हम सब ने देखी होगी, और कठपुतली बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कठपुतली का बच्चों का कठपुतली के प्रति जो लगाव है, आकर्षण है, उसको देखते हुए टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने द पपेट शो, या कठपुतली का शो, या कठपुतली का खेल। कठपुतली का खेल के माध्यम से, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, अगर इसको एक नवाचार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इससे बच्चों के कई क्षेत्र में उसका मानसिक, शारीरिक, काइनेस्थेटिक विकास बच्चों का बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और बच्चे कई बार सुन करके, विजुअल लर्निंग और देख करके, मतलब विजुअल लर्निंग के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है, बच्चे क्रिएटिविटी भी अपनी बाहर निकाल पाते हैं, और कला के क्षेत्र में भी उनका विकास निश्चित तौर पे होता है, और उसमें आगे चल के भी वो अपना करियर बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसमें टीचर बच्चों को घर से पुराने कपड़े, मोजे इत्यादि लाने को कहते हैं, कलर पेपर, आइसक्रीम स्टिक, धागे वगैरह लाने को कहते हैं। उसके बाद बच्चों को ही मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीचर बच्चों से ही इन पुतलियों को या कठपुतलियों को बनाने का कार्य करते हैं, बच्चों को ही सौंपते हैं इसको कि वही कठपुतलियां बनाए। शिक्षक एक बना करके बच्चों को दिखाते हैं,
किस तरीके से मोजे का, पुराने मोजों का आप इस्तेमाल या सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, या तो रुई भर के या फिर पुराने कपड़े भर करके आप मोजों का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से आप रंगीन पेपर का आंख या रंगीन पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंख, मुंह, नाक इत्यादि बनाने के लिए। इसके बाद जब बच्चों ने अपनी रचनात्मकता कौशल से इन पपेट को, इन कठपुतलियों को बना लिया, तो अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में टीचर बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद कठपुतलियों के माध्यम से ही बच्चों को पुनरावृत्ति उस पाठ की कराते हैं। अब जब कठपुतलियों के माध्यम से पुनरावृत्ति करा रहे होते हैं टीचर, और कठपुतलियों की आवाज में बोल रहे होते हैं, तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा रोचक बन जाता है। वही सब्जेक्ट जो उन्हें कभी बोरिंग लग रहा था, वही टॉपिक जो उन्हें बोरिंग लग सकता था, अब बच्चों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। इसके बाद कठपुतलियों के जैसे मैंने कहा कि हाथ से उसके या धागे से उसके हाथ वगैरह बांध देते हैं, और कठपुतलियों के माध्यम से इशारा कर सकते हैं कि कठपुतली किस पे इशारा कर रही है और ये आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। उदाहरण के तौर पे राहुल, कठपुतली आपसे प्रश्न पूछ रही है, बताइए मंगल ग्रह का रंग क्या है, या मंगल ग्रह को हम कौन से रंग के नाम से जानते हैं, कौन सा ग्रह और उसका उपनाम क्या है। तो बच्चा बोलता है सर मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कठपुतलियों के माध्यम से टीचर बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, और बच्चों को लगता है कठपुतली पूछ रही, कठपुतली का एक सुंदर सा नाम भी दिया जा सकता है बच्चों द्वारा। बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं कि इसका क्या नाम दिया जाएगा। और इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि टीचर एक प्रश्नोत्तरी भी रख सकते हैं, कि क्विज कंपटीशन भी रख सकते हैं, और जो बच्चा सबसे सही आंसर देगा उस बच्चे को अधिकार होगा कि एक हफ्ते के लिए वो कठपुतली का जो नाम चाहे वो रख सकता है, और सारे बच्चे कठपुतली को उसी नाम से बुलाएंगे। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए कि पेरेंट्स को भी, समुदाय को भी इन्वॉल्व किया जा सके, टीचर बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाने के लिए एक दिन का, उदाहरण के तौर पर महीने में एक दिन का आयोजन करते हैं। वो अंतिम शनिवार भी हो सकता है महीने का। उस दिन एक ऐसी जगह का चुनाव किया जा सकता है जहां पे ये कठपुतली की प्रदर्शनी या कठपुतलियों का जो खेल है उसको दिखाया जा सके। इसमें अभिभावकों को भी बुलाया जाता है, और बच्चा अपने अभिभावकों के सामने कठपुतली का खेल करके दिखाता है। एक एक करके बच्चे अपना अपना कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, ग्रुप उनका बना दिया जाता है, और ऑडियंस में से भी लोग चाहें तो उनसे उस संबंधित जो पाठ, जो विषय वस्तु बच्चे ने बताई कठपुतलियों के खेल के माध्यम से, उससे प्रश्न भी पूछ सकता है। बच्चा जब समाज के, समुदाय के, गांव के लोगों के साथ या उनके सामने कठपुतली का शो दिखाता है तो वो ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाता है। जब उसके अभिभावकों के सामने वैसी गतिविधि करके दिखाता है तो वो भी प्रफुल्लित होते हैं, फूले नहीं समाते हैं, और उनका लगाव भी विद्यालय के प्रति निश्चित तौर पे बढ़ता है। इसी तरीके से छोटे से इस खेल के माध्यम से शिक्षक ने विद्यालय और समुदाय को एक साथ जोड़ दिया, बच्चे और उनके माता पिता को और करीब ला दिया। साथ ही साथ जो पढ़ाई थी, जो लर्निंग थी, उसे बड़े रोचक तरीके से बेहतर कर दिया। अब बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ज्यादा मजा आता है, बच्चे ज्यादा उत्साहित होते हैं पढ़ने में। और क्योंकि ये खेल है कठपुतलियों को जो हमेशा ही हमें आकर्षित करती हैं, गांव वगैरह में अगर कठपुतलियां दिखाने वाले आते हैं तो बच्चे भागते हुए उसके ढोल नगाड़ों की आवाज सुन के, या नगाड़े की और ढोल की आवाज सुन के भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पे ऐसे नृत्य दिखाए जा रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया। इसके लिए शिक्षक को बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें इतना ड्राइंग नहीं आती है, पेंटिंग नहीं आती है, तो क्या मैं ये एक्टिविटी कर पाऊंगा या नहीं। बहुत आसान तरीका है सर मैम, आप सिर्फ मोजे, जो पुराने मोजे हैं उनके अंदर आप रुई और कॉटन, जैसे मैंने कहा, उसके अंदर भर करके और फिर उसमें आकृति बना सकते हैं रंगीन या स्केच पेन के माध्यम से, या फिर आप कलर करके आंखें बना करके पेपर में, और फिर उसको बूंद के माध्यम से, ग्लू के माध्यम से चिपका सकते हैं। इसके बाद आप उसमें हाथ लगा सकते हैं, या तो पेपर को गोल गोल फोल्ड कर करके, या लकड़ी, पतली लकड़ियों इत्यादि के माध्यम से, और फिर उसको शेप दिया जा सकता है। तो बड़ी आसानी से कठपुतलियों का खेल कराया जा सकता है। या फिर बॉक्स के अंदर एक पुराना कार्टून रख करके, पुराना कार्टन रख करके, उस कार्टन के अंदर
आप हाथों के माध्यम से हाथ में वो मोजे पहन करके भी बड़ी आसानी से एक्टिंग कर सकते हैं, बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया, कठपुतलियों का खेल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है द फैशन शो ऑफ केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री का फैशन शो। फैशन शो आप सबने देखा होगा कि फैशन शो में होता क्या है कि रैंप होता है, रैंप पे मॉडल वॉक करते हैं अलग अलग तरीके के परिधान पहने हुए, और आपने अक्सर देखा होगा कि उनके एक स्टिकर, एक नंबर भी होता है, जो उनका कोड होता है, उनका नंबर होता है, किस नंबर का वो मॉडल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया, द फैशन शो ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का फैशन शो। केमिस्ट्री सब्सटेंस का या मैटर का और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में ही मुख्यतः एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्सटेंस या मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, पदार्थों के बारे में बात करता है, किस तरीके से सब्सटेंसेस या पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, अलग करते हैं, और किस तरीके से जो सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, वो ऊर्जा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बच्चों के लिए समझना बहुत जरूरी होता है। केमिस्ट्री में अगर आपको मैटर समझ में नहीं आया, आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक वैल्यूज फिर समझ में नहीं आएगा, और किस तरीके से चैन केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो समझ में नहीं आता। वैसे तो सच ये है कि हमारे आसपास हर जगह हम केमिकल्स देखते हैं, केमिस्ट्री रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर दिन हर वक्त फेस कर रहे होते हैं। हमारे चारों साइड केमिस्ट्री या केमिकल से ही भरी चीजें हैं, पर फिर भी बच्चों को कई बार इसमें से इंटरेस्ट ना आने के कारण, धीरे धीरे जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो सब्जेक्ट उन्हें काफी टफ लगने लगता है, और काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए सब्जेक्ट को समझ पाना। और धीरे धीरे जब सब्जेक्ट टफ लगता है, उनके नंबर उसमें कम आते हैं, तो विषय से डरने लगते हैं और धीरे धीरे उससे बचने लग जाते हैं, किनारा करने लग जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जैसे गणित एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, वैसे केमिस्ट्री भी एक प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सर मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के फैशन शो करा देती हूँ। ये इनोवेटिव आइडिया हमें दिया नेसरा संतोष मैम ने, जो कि भारतीय विद्या भवन स्कूल, भवन सिल्क, चेबियूर, कालीकट, केरला से हैं। मैम ने कहा कि सर मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों के एक फैशन शो करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर और मैम, हम सबने पीरियोडिक टेबल जरूर देखी होगी, पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट थे उनको याद करना, उनके एटॉमिक वैल्यूज को या एटॉमिक नंबर्स को याद कर पाना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता था। टीचर ने कहा सर मैंने इसके लिए क्या किया, मैं बच्चों के ही फैशन परेड करवा देती हूँ। बच्चों का एक फैशन शो हो जाता है, उसके लिए हम विद्यालय में एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ पे रैंप वॉक किया जा सके। इसके अलावा बच्चों को बोला जाता है कि वो चाहे तो रंगीन या दूसरे तरीके के डिफरेंट पैटर्न के कपड़े भी जो विद्यालय में सुशोभित हो, या विद्यालय के गरिमा के अनुरूप ऐसे कपड़े पहन करके विद्यालय आ सकते हैं। अब इसके अलावा एक दिन डिसाइड होता है और उस दिन बच्चे रैंप वॉक करते हैं। बच्चों के स्टिकर लगा दिया जाता है। स्टिकर में जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर वही होता है जिस सब्जेक्ट का एलिमेंट का नाम उसमें लिखा होता है, या एटॉमिक सिंबल जिसमें लिखा होता है। तो ये तीन चीजें, एटॉमिक नेम, तो तीन चीजें, एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक सिंबल और उसका एटॉमिक वैल्यू, तीन चीज लिखी होती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 1 लिखा है, 1 के ऊपर लिखा रहेगा H और उसके ऊपर लिखा रहेगा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल है H और उसका एटॉमिक नंबर है 1। ऐसे ही सोडियम, तो लिखा रहेगा सोडियम Na और 11। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर लिखे होते हैं। अब बच्चे बड़ी आसानी से जब वो बच्चों को रैंप पे वॉक करता हुआ देखते हैं तो उनको बड़ी आसानी से याद हो जाता है विजुअल लर्निंग के माध्यम से। दूसरा, कई बार होता क्या है कि बच्चे से टीचर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। अब बच्चे को हो सकता है ऐसे याद ना हो, लेकिन बच्चा सोचता है कि अच्छा एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना, सोडियम उस दिन राहुल ने पहना हुआ था,
राहुल की चिट लगी हुई थी और राहुल की शर्ट पे 11 नंबर लिखा हुआ था। तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो बच्चे रिलेट करके भी इस तरीके से याद कर लेते हैं और उनके लिए फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल रटना डिफिकल्ट या एलिमेंट का सिंबल रटना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये था दूसरा इनोवेटिव आइडिया, द फैशंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री के कठिन से कठिन चीजों को बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। ऐसे ही बच्चों को हमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर के बारे में करना है तो हम डिफरेंट एटॉमिक नंबर के बारे में, फॉर एग्जांपल ब्रोमिक का हो सकता है एटॉमिक नंबर 35, जो बच्चा टैग लगा रहेगा 35 का एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन के केस में, सोडियम के केस में बताया। अब आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है लेट्स मेक अ पेयर ऑफ कीवर्ड्स। हम या इसको बोलते हैं शब्दावली की जोड़ी। क्या है शब्दावली की जोड़ी, क्या है इनोवेटिव आइडिया और इसमें क्या टीचर ने इनोवेटिव दिया, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जो टीचर्स हैं जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडियाज दिए उनके नाम है कविता एस मैम, जो कि VNS SN ट्रस्ट सेंट्रल स्कूल एसनपुरम अलपुषा केरला से हैं। इसके अलावा मिसेस सविता मोल VV मैम है, जो कि द बेथलेम इंटरनेशनल स्कूल एर्नाकुलम केरला से हैं। ये जो इनोवेटिव आइडिया लेट्स मेक पेयर ऑफ कीवर्ड्स, मतलब शब्दावलियों की जोड़ी बनाना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडिया है। इसके अंतर्गत टीचर क्या करते हैं कि दो स्टेप होते हैं इसमें। पहले स्टेप में टीचर कोई पाठ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद टीचर उस सब्जेक्ट के रिवीजन करने के लिए ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं जो डिफिकल्ट हो, जिन्हें याद करना, जिन्हें समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा करने के बाद टीचर कक्षा को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए या ग्रुप बी, या फिर बच्चे चाहें तो अपना ग्रुप का नाम को इंटरेस्टिंग सा नाम रख सकते हैं। इसके बाद हर ग्रुप के मेंबर को एक कीवर्ड दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है। अब और जो मेंबर बी का जो बच्चा है उसको उसका वर्ड मीनिंग और डेफिनेशन बताई जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक शब्द हमने दिया डेस्टिनी। अब डेस्टिनी वर्ड हो सकता है बच्चों को इसका नया वर्ड हो, उसका मीनिंग ना पता हो। टीचर ने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाने के बाद दो टीम बना दी, एक ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए के बच्चों को दिया मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक शब्द डेस्टिनी, तो ग्रुप बी के बच्चों को मिलेगा उसका डेफिनेशन कि उसका मतलब क्या है। तो ग्रुप बी के बच्चों को मिला भाग्य। ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स ग्रुप ए के बच्चों को दिए गए और ग्रुप बी के बच्चों को उसके अर्थ दिए गए। अब बच्चों को बोला जाता है एक चिट पे टीचर लिख करके या फिर उनके कान में बोल दिया जाता है। अब टीचर बच्चों को बोलते हैं या फिर टीचर आगे पीछे करके रैंडम वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि बच्चे उसको सुन लें और किस बच्चे को क्या नाम दिया गया है। अब इसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे आपस में अपनी जोड़ी को ढूंढते हैं और अपने अपने जोड़ी में खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि एक होगा डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी भाग। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं मैंगो, मैंगो यानी आम। इस तरीके से टीचर ने एग्जाम्पल्स दिए। अब बच्चे आपस में अपनी जोड़ी के साथ, मतलब जिसका जो वर्ड है उसके मीनिंग के साथ खड़े होते हैं। तो ग्रुप ए ग्रुप बी के बच्चे, जो बच्चे गलत खड़े होते हैं, अपने मीनिंग के साथ नहीं खड़े होते हैं, उनको टीचर उसका मीनिंग बताते हैं और उनको सही जोड़ी ढूंढने के लिए खड़ा करते हैं। अब बच्चे जब मेहनत करके ढूंढ करके अपने अपनी जोड़ी के साथ खड़े होते हैं और फिर टीचर उनसे बुलवाते हैं कि अच्छा आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, एंड सो ऑन। तो बच्चों को फिर से बड़ी आसानी से खेल खेल में नए तरीके से सारी वोकैबुलरीज रिवाइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया साथ ही साथ, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इसको याद कर पाना। टीचर अब चाहें तो दोनों ग्रुप को, जो ग्रुप का पेयर है, उनसे बोल सकते हैं कि ठीक है आपका वर्ड ये था, मीनिंग ये था, अब आप इससे 2 सेंटेंसेस बनाइए या 5 सेंटेंसेस बनाइए डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्लास। अब जिस ग्रुप ने सबसे पहले बनाया और सही सेंटेंसेस बनाए उस ग्रुप को विजेता घोषित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर।
इसे दिया है नरगिस एमपी मैम ने, जो कि पीस इंटरनेशनल स्कूल कोझिकोड केरला से, एंड वासुदेवी एस मैम जो कि ऑक्सफोर्ड सेंट्रल स्कूल एनाबेल कोलम केरला से। हम सब जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि अखबारों से हमें विभिन्न जानकारियां मिलती हैं, हमारे आस पड़ोस से होते हुए हमारे जिले, हमारे प्रदेश, हमारे देश से दुनिया भर की जानकारी हमें न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है। न्यूज़पेपर अपने आप में विभिन्न जानकारियों का समूह है, जहां पे हमें हर क्षेत्र से लगभग संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे पेज फर्स्ट पे जो हेडलाइंस हैं, जो मुख्य न्यूज हैं, जो बड़ी न्यूज हैं, वो कवर होती हैं। पेज 3 पे अगर हम बात करें तो सेलिब्रिटीज से संबंधित जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। एडिटोरियल पेज की अगर हम बात करें तो उसमें संपादकीय जो देश की प्रमुख घटनाएं हैं उनसे संबंधित विश्लेषण आपको प्राप्त होता है। अगर आपको फिल्म बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। अगर आपको क्रिकेट इत्यादि या गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो न्यूज़पेपर में सेकेंड लास्ट पेज में या फिर लास्ट पेज में आपको उससे संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये सारी जानकारी भी आपको न्यूज़पेपर से प्राप्त हो जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अगर बच्चों में बचपन से डल जाए तो यकीन मानिए बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं बच्चों के लिए निकालना बहुत आसान होगा। और न्यूज़पेपर की पढ़ने की आदत से, अब न्यूज़पेपर के माध्यम से बच्चा पढ़ना, लिखना, बोलना, अपने विचारों को बेहतर रूप से स्थापित करना आदि बहुत आसान तरीके से सीख जाता है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ हमें जानकारी नहीं देता है, इससे बहुत सारे और गुण, जैसे मैंने कहा पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना इत्यादि ज्ञान या इत्यादि गुण भी बच्चों में बड़ी आसानी से जागृत हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली जाए या डलवाई जाए। इसके लिए शिक्षक ने सबसे पहले स्वयं न्यूज़पेपर की प्रिंट लिया और न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको कट करके और A4 साइज के पेपर में लगाया। इस एक्टिविटी में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि शिक्षक स्वयं न्यूज़पेपर्स, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर कल किसी काम का नहीं रह जाता, पुराना हो जाता है, राइट। तो टीचर ने ऐसे ही जो पुराने पड़े अखबार थे उनसे जानकारियां काटी और एक A4 शीट में लगाई। A4 शीट में इन जानकारियों को लगाने के बाद टीचर इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी, जो अपडेट्स थे, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट जो है बच्चों को या टॉपिक बच्चों को बताते हैं। उसके बाद जो टीचर हैं और साथ ही साथ बच्चे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके और A4 शीट में चिपकाने का काम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को टीचर 2 ग्रुप में या कई सारे ग्रुप में बांट देते हैं। हर ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि जो एक ग्रुप 4 साइज के पेपर पे डिफरेंट न्यूज लगाई गई हैं उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करे, उन्हें पढ़े और समझे। उसके बाद शिक्षक बच्चों से न्यूज़पेपर कटिंग से 2 या उससे अधिक क्वेश्चंस पूछते हैं हर ग्रुप से और बच्चों को उसका आंसर देना पड़ता है। आंसर देने के बाद जो बच्चों ने आंसर दिए, जो उनकी फाइंडिंग थी, उसको बच्चे नोटबुक में लिखते हैं। अगर बच्चा कहीं गलत अपनी फाइंडिंग बताता है तो टीचर फिर उसको करेक्ट भी करता है। अब जब टीचर नोटबुक को इवेल्युएट करते हैं तो टीचर ये समझते हैं कि विद्यार्थी या स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है, उसकी समझ किस स्तर पे है और किस तरीके से मैं इसे बेहतर समझाने का प्रयास कर सकता हूँ या बेहतर समझाने का प्रयास कर सकती हूँ। ये था स्टेप 1। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इस एक्टिविटी को जैसे पहले वाली एक्टिविटी को बच्चों ने ग्रुप किया, इसमें किया, इस एक्टिविटी को बच्चे इंडिविजुअली या अकेले अकेले करते हैं। सबसे पहले टीचर बच्चों को डिफरेंट टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक से संबंधित जानकारी बच्चों को एकत्रित करने के लिए देते हैं। उदाहरण के तौर पे कोरोना वायरस इस समय काफी फैला हुआ है, तो टीचर बच्चों को ये जानकारी एकत्रित करने के लिए बोलते हैं कि आप कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी एकत्रित करके लाएं और उसको आप न्यूज़पेपर से पढ़ करके लाएं, किसी से पूछ करके लाएं और उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख करके लाना है।
अब बच्चा कोरोना से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं, शिक्षकों ने टाइम दे सकते हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन या हफ्ते भर का, बच्चे कलेक्ट करके लाते हैं। अब टीचर उनकी नोटबुक में जब बच्चे लिख करके लाते हैं तो उनको खड़ा होकर के अब बच्चों को बोलते हैं कि वो प्रेजेंट करें कि उनकी फाइंडिंग्स क्या थी और क्या क्या उन्होंने खोजा, क्या क्या उन्होंने लिखा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस की अगर बात करें तो बच्चे एग्जाम्पल देते हैं कि इस तारीख तक देश में इतने केस हो चुके हैं, देश में इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतने लोग ठीक हो चुके हैं और हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियम कैसी कि हमें कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, हमें प्रॉपर अपने हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं, कहीं बाहर से घर जाते हैं तो हमें सबसे पहले नहाना चाहिए। हमें बाहर या मार्केट में खुले में खाना नहीं खाना चाहिए इत्यादि। तो ये सारी जानकारी बच्चे एकत्रित करते हैं। इसके अलावा भी बच्चे और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि इसे कोविड-19 क्यों बोला जाता है, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई इत्यादि। ये सारी जानकारी बच्चे एकत्रित करते हैं। दुनिया भर में कितनी मौतें हुई, कितने केसेस हैं, कब तक इसकी वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है, डब्ल्यूएचओ क्या संस्था है, क्या काम है डब्ल्यूएचओ का, कब इसकी नींव रखी गई इत्यादि। ये सारी जानकारी बच्चे क्लासेस के लेवल के अनुसार एकत्रित कर सकते हैं और इसको पढ़ करके बताते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो दूसरे बच्चे उनको भी बहुत सारी रोचक जानकारी मिल जाती है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं, बच्चों का रिसर्च करने की क्षमता का विकास होता है और बच्चा अब न्यूज़पेपर के प्रति ज्यादा आकर्षित धीरे धीरे होने लगता है। और एक पल या एक वक्त आता है जब ये जो तरीका था न्यूज़पेपर पढ़ने का, ये धीरे धीरे अब हैबिट में, आदत में शुमार हो जाता है और बच्चे अब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लेते हैं। और न्यूज़पेपर जैसे मैंने कहा अपने आप में बहुत विभिन्न जानकारियों का समूह है। बच्चे जब निरंतर न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं, न्यूज़पेपर की पढ़ने की हैबिट डालते हैं तो उन्हें बहुत सारे तथ्यों की जानकारी अपने आप ही रहती है। और आगे चलकर अगर बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कंपटीशन में, खासतौर से जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के एग्जाम में कंप्लीट करना। तो ये थे आज के 4 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे लगा आज आपके साथ साझा करने चाहिए थे, जो हमने आपसे अभिनव शिक्षण तकनीक के स्टडी के अंतर्गत साझा किए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बोल करके, अनम्यूट करके और अपने एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव या फिर अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नवाचारों की इस कड़ी में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे राज्य के नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।